नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक कर रहे हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। निकालने के बाद पता चला कि सिस्ट की साइज जो होती है 28.3 जो सीटी रिकॉर्ड पे है, और ऐसी सिस्ट जो पहले जापान में निकाली गई थी 1997 में, जिसकी लंबाई थी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से जो सेंट्रल अस्पताल में जो हमारी जो सिस्ट निकाली गई थी वो एक तरह से विश्व की सबसे बड़ी एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है, जिसका रिकॉर्ड हमने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा उस दिन। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से सिस्ट का पता चला। फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार और उनकी टीम ने सर्जरी की। ये जो मेरी पेशेंट जो आई थी 27 जनवरी को सेंट्रल हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में पूरे पेट में स्वेलिंग के कारण और सांस लेने में दिक्कत के कारण इसने अब भर्ती कराया गया था। सांस लेने में इतनी दिक्कत थी कि उसको वेंटिलेटरी ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हम लोगों ने रखा था। इसके बाद जांच पड़ताल में पता चला कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस बने, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, जिसे को चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा में मासिक धर्म का खून भरा होता है। इससे भूरे चॉकलेटी रंग का स्राव होता है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पिछले महीने से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग है कि या तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसके चलते आंगनबाड़ी वर्कर्स 20 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जितनी सेवा करती हैं, उसके हिसाब से मानदेय बेहद कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसे बढ़ाती भी आई है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी किस स्तर पर की जाए, लेकिन हमारी मंशा बढ़ोतरी करने की है। जैसे ही वित्तीय संसाधन इसकी स्वीकृति देंगे तो इसे भी किया जाएगा। देखिए, आंगनबाड़ी बहनों से तो हमारी यही अपील है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2017 से लेकर अभी तक वो देख रही हैं। मुझे भी वे 2017 से लेकर 2024 तक में देख रही हैं। जिस प्रकार के उनके हितों में निर्णय करे हैं, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, चाहे समय पर वेतन आने को लेकर हो, चाहे भवन का किराया देने को लेकर हो, चाहे आंगनबाड़ी कल्याण कोष में उन धनराशि बढ़ाए जाने को लेकर हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार को बढ़ाए जाने के रूप में हो, और चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण हो। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी चिकित्सा सुविधा लागू करने, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और सेवानिवृत्ति के बाद गैर अंशदायी मासिक पेंशन दिए जाने जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपील की है कि वे सरकार पर भरोसा रखें और जिस प्रकार से उनके हित में निर्णय लिए गए हैं, चाहे वे मानदेय वृद्धि हो, वेतन समय से देने या भवन के किराया देने को संबंधित और आंगनबाड़ी कोष में धनराशि बढ़ाए जाने की बात हो और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार की राशि बढ़ाए जाने की बात हो, ऐसे ही कई ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किए हैं और सरकार पर भरोसा और धैर्य रखने की बेहद जरूरत है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अहम हिस्सा मानती है
और उनके लिए प्रतिबद्ध भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो यदि हड़ताल पर हैं या वो किसी प्रकार से भी आंदोलनरत हैं, मुख्यतः उनकी मांग राज्य कर्मचारी बनाए जाने को लेकर है। मुख्यतः उनकी मांग मानदेय में 17,000 से 27,000 तक किए जाने की है। चूंकि मैंने ये बात अभी मंच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कहा है कि वाकई वो जितनी सेवा करती है उसके बराबर बेशक हमारा मानदेय बहुत कम है, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ और इसको बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार इसको बढ़ाती भी आई है, जितना धामी जी ने बढ़ाया अपने समय में। बता दें कि राज्य में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र और 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों एवं समस्याओं को निस्तारित नहीं किया जाता और इसके साथ ही साथ उनके निस्तारण को लेकर कदम नहीं उठाए जाते तो उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, जिस कारण प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में ताली लटके हुए हैं और कामकाज पूरी तरह से बाधित हो रहा है। स्पेशल न्यूज उत्तराखंड डेस्क। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को दौरा कर रहे हैं। कल वाराणसी में थे और फिर उसके बाद आजमगढ़ में रहे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने पूर्वांचल को दी है, लेकिन समझना यह बेहद जरूरी है कि आखिर बीजेपी के लिए पूर्वांचल क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री का दौरा पूर्वांचल में क्यों खास हो जाता है। 2019 के आम चुनाव में 19 सीटों पर हार मिली थी, जिसमें घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौ समेत कई सीटें शामिल हैं। बीजेपी का पूर्वांचल पर खासा फोकस है, तो वहीं पूर्वांचल की जनता चाहती थी कि यहां पर विकास हो और प्रधानमंत्री इसी कड़ी में विकास की गति को धार देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि पूर्वांचल में पिछली बार कितनी सीटें बीजेपी की झोली में गई और 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, अपनी हारी हुई सीट पर बीजेपी इस बार खास फोकस बना रही है। अगर बीजेपी को 400 पार जाना है तो उस लिहाज से पूर्वांचल बहुत अहम माना जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद पूर्वांचल से कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उसके बाद शाम में काशी बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी काशी पहुंचे। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन। बीते दिन पहले असम को कई सौगातें देने के बाद पीएम मोदी ने काशी का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद पीएम का वाराणसी में पहला दौरा रहा। जैसे ही पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर सड़कों के दोनों तरफ हाथों में मैं हूं मोदी का परिवार का पोस्टर लेकर लोग और कार्यकर्ताओं की भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी थी। वहीं जैसे ही पीएम मोदी ने काशी में अपने कदम को रखा तो मानो कार्यकर्ताओं में बिजली सी दौड़ गई। एयरपोर्ट पर स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का किया। पीएम ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो भी किया। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने अपनी 2 तरह से कई कार्यक्रम पेश किए, जिन्हें देखकर पीएम के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। इसके साथ ही लोगों ने इस दौरान हर हर मोदी और हर हर महादेव के नारे लगाए। भव्य रोड शो के बाद पीएम काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। यहां पर मौजूदा लोगों की पीएम ने अभिवादन किया और शिव के पूजन के लिए आगे बढ़े। पूजा के बाद पीएम ने विजय मुद्रा में हाथ में त्रिशूल लेकर दिखाया। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। शनिवार को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने के बाद आज पीएम आजमगढ़ पहुंचे और वहां पर पीएम ने चुनावी शंखनाद किया और आजमगढ़ को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या पीएम मिशन पूर्वांचल कितना रंग लाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए हैं, जहां पर बिहार के मगध रीजन का सियासी माहौल चर्चाओं में मशगूल होता जा रहा है। जनता में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा आम है। यहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि मगध रीजन में 5 जिले आते हैं और देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के मगध रीजन में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल समेत 5 जिले आते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे गया और जहानाबाद की। यहाँ की ज्यादातर वोटर शिक्षा, रोजगार, सिंचाई परियोजनाएं, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। गया के वोटर इलाके की बदहाली से दुखी हैं। उनका कहना है कि यहाँ रोजगार के मौके बहुत कम है और उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहद कमी है। तो ये मुद्दा केवल और केवल विकास का है और विकास के बारे में केंद्र की क्या नीतियां रही हैं या क्या उनके प्रस्ताव हैं, वोट का आधार किसी के लिए भी, जनता के लिए। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो उससे प्रभावी नहीं होंगे, विकास का मुद्दा होगा। और जो बातें, जो भी पार्टी विकास का विषय लेकर के सामने आएगी, वोट उसी को मिलेगा। यहाँ पर रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर लोग तरक्की कर पा रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर लोगों के लिए कोई ऐसा कुछ स्कोप नहीं है जो वो यहाँ पर कुछ अर्न कर पाए। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग गया में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कॉलेजेस या फिर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट वगैरह होनी चाहिए, या कॉलेजेस वगैरह जैसे एम्स मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं या फिर बीटेक करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं। गया को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और बोध गया को अहम बौद्ध तीर्थ स्थलों में शुमार किया जाता है। जिले में बड़े कारखाने ना के बराबर है, जिससे लोग रोजी रोटी के लिए दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जहां हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को रोजगार मिल सके। नतीजतन पढ़े लिखे युवा भी इस कंस्टिट्यूएंसी से माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों या दूसरे देश का सहारा लेते हैं और अपने कला कौशल से वो दूसरे राज्य और दूसरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कंस्टिट्यूएंसी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लंबित सिंचाई परियोजनाएं बड़ा मुद्दा है। खेती बाड़ी यहाँ के लोगों की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन अधूरी परियोजनाओं से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है और हेंगुआ नाला से फल्गु से पानी यदि जमुना नदी में दिया जाए, दरधा को जोड़ा जाए, पुनपुन को जोड़ा जाए, तो हम समझते हैं कि किसान के वाटर लेवल ऊपर होगा और लोगों को माने सिंचाई करने में सुविधा होगा। तो उपज यदि होगा और उपज का यदि सही दाम सरकार दे दे तो किसान कुछ हद तक संपन्नता उसको आएगा। वोटर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो कहीं भी हम समझते हैं कि मोर देन 80% आबादी के लिए सही शिक्षा व्यवस्था आज भी जिले में नहीं, चाहे वो नीचे की शिक्षा हो या उच्च शिक्षा की बात। तो हमारे लगता है कि यहाँ पे सरकारी स्तर पर भी और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर शिक्षा एक गंभीर विषय है, इस पर काम हो, इस पर गंभीरता नहीं दिखाई दे। सबसे पहली बात है ये हम लोग का जो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट का है सदर हॉस्पिटल, इसकी बात की जाए, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जिले भर के मरीज यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा और बढ़ाने की जरूरत है। बिहार लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई में होने की उम्मीद है।
वहीं इसी बीच गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गोरखपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा। खबर आपको गोरखपुर से बता देते हैं, जहां पर गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। गोरखनाथ थाने के रामनगर की घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में हुआ है भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। गोरखनाथ थाने के रामनगर की यह पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है, तो वहीं 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोरखनाथ थाने के रामनगर की ये घटना है। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही 1 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक का सियासी मिजाज हाई होता जा रहा है। बेंगलुरु साउथ सीट के समीकरण की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र के दायरे में 8 विधानसभाएं आती हैं। यहां उच्च मध्यम वर्ग की अच्छी संख्या में वोटर है, जबकि गैर कन्नड़ भाषी वोटरों की भी बहुआयत है। यहां की जनता को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। पेश है खास रिपोर्ट। बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है। गोविंदराजनगर, विजयनगर, चिकपेट, बसवनगुड़ी, पद्मनाभनगर, बीटीएम लेआउट, जयनगर और बोम्मनहल्ली ये जनरल सीट है। This constituency consists of largely upper middle class and well-to-do voters. You also have in this constituency a very large non-Kannada speaking segment, a significant chunk from North India and from other states. So it's a very, very diverse constituency. कई वोटर ने कहा कि वे बीजेपी को वोट देंगे। उनका कहना है कि उन्हें केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से काफी उम्मीदें हैं। As far as the contribution of the MP, I would say 50-50. We as a youth, the expectations were very, very high. Given the legacy of Shri Anand Kumar ji, definitely the expectations were very high. Since he is a first-time MP, I am sure that he will be able to retrospect what he has missed out, and whether he will be able to contribute in a much bigger way going forward. But definitely he is a youth, he has a lot of potential, he has a lot of ideas. Definitely the infrastructure should be the major preference should be given. I think they are giving it, but even more importance to be given, especially on the development of roads and whatever the metro which they are constructing. So those are all very key important things which we need to build our nation. So for that, definitely infrastructure plays a very big role. So definitely we should look forward for that. I think BJP is really focusing on that. India wouldn't have survived if Mr. Modi was not there. And his decisions in COVID and his vaccination program, all this has helped not only India, even the world, if you see. And definitely looks like India has got into another track. The growth looks like it has speeded up drastically. And we are noticing a lot of changes in India happening right now. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेंगलुरु साउथ हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। That this has
generally been a safe seat for the BJP, at least over the last 25 years. I must of course add that Bangalore South seat has often been won by the BJP because of a split in the vote between the Congress and the Janata Dal candidate. On at least 2 or 3 occasions, their victory margin was less than the vote of the third candidate. So, if the Congress and JDS votes were to be combined in some elections, it actually was more than the winning BJP candidates. 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार बने बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट पर 3,31,192 वोट से जीते। उन्हें 62.14% वोट, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को 34.04% वोट मिले थे। वोटों के लिहाज से सूर्या को 7,39,229 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को 4,08,037 वोट मिले थे। कुल वैध वोट 11,88,491 थे। वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत कुमार ने 1996 से 2014 तक लगातार 6 बार इस सीट की नुमाइंदगी की थी। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।